नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपना जो सेनापति जो पाठ चल रहा था उसमें से दो पद अपने हो गए हैं। अगला पद है आज। आशा करता हूँ आपको जो पहले पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए या पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें या मुझे पर्सनल भी व्हाट्सएप मैसेज कैसे भी करके आप अपनी समस्या मेरे तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। देखिए अगला दोहा है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक साम घटा की झमक अति घोर घन घोरते कोकिला कला पिकल कुंजत है जित तित सिकरते शीतल समीर की जकोरते सेनापति आवन कह्योय मन भवन सुलाग्यो तर सावन विरह जोर जोरते आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यो है बर सावन सलील चहु ओरते। इसमें कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले वसंत ऋतु का वर्णन, उसके बाद हमने पढ़ा था जो श्लेष अलंकार का प्रयोग था, इस वजह से एक ही पद में दो ऋतुओं का वर्णन था, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का। और अब जो है वो सावन के महीने में अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि दामिनी दमक, दामिनी दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दमक यानी चमक रही है। सुर चाप की चमक, सुर चाप, चाप का अर्थ होता है धनुष। अपन जैसे प्रकार से चाप काटते हैं ना राउंडर से, उसको कहता है धनुषाकार यानी चाप। और सूर्य यानी इंद्र का धनुष अर्थात इंद्रधनुष की चमक। श्याम यानी कृष्ण अर्थात काली, घटा की झमक यानी काली घटाओं की घनघोर गर्जनाएं, अति घोर घनघोरते यानी अत्यधिक घनघोर गर्जनाएं। अर्थात कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर आकाश में दामिनी दमक यानी बिजलियां चमक रही है, सुर चाप की चमक और इंद्रधनुष भी चमक रहा है तथा श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोरते, तथा जो काली बादलों की घटाएं हैं वो अत्यधिक घनघोर गर्जनाएं कर रही हैं। कोकिला कला पिकल कुंजत है जित तित सिकर ते शीतल समीर की जकोरते। कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, कल यानी सुंदर या मधुर, कुंजत यानी कूंज रहे हैं या बोल रहे हैं, कूक रहे हैं, जित तित यानी इधर उधर। कि वर्षा ऋतु के समय कोयल और जो मोर है वो भी मधुर ध्वनि में इधर उधर बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, सीकर यानी बर्फ, ते यानी से, शीतल यानी ठंडी, समीर यानी हवा, झकोर यानी झकझोर रही है। कि बर्फ से भी ठंडी जो वर्षा के पानी से भीगी हुई जो हवा है वो कैसी है, सीकरते शीतल यानी बर्फ से भी ठंडी है, समीर यानी हवा, और झकोरते यानी बर्फ से भी ठंडी जो हवा है वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो वो हमारे शरीर को झकझोर रही हो, अर्थात शरीर में कपकपी छूट जाती है, ऐसा लगता है जैसे शरीर को झकझोर रही हो। सेनापति आवन कह्योय मन भवन सुलग्यो तो रसावन विरह जोर जोड़ते। सेनापति यानी कवि सेनापति कहते हैं कि एक नायिका जो है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आवन कह्योय यानी आने के लिए कहा था, मन भवन, मन भवन, भवन यानी अच्छा लगना, मन यानी मन को, कि मेरे मन को अच्छा लगने वाला अर्थात मेरा जो पति है प्रियतम, या मन भवन का अर्थ है पति प्रियतम, सु लाग्यो तर सावन विरह जोर जोड़ते, कि हे सखी इस सावन के महीने में मेरे प्रियतम ने घर आने के लिए कहा था, लेकिन नहीं आने के कारण, उसके नहीं आने के कारण उसके विरह में लाग्यो तरसावन यानी तड़पाने लग गया है। कौन, विरह। जो ये विरह, विरह की स्थिति वो होती है जब उसका प्रियतम उसके पास में नहीं होता, उस स्थिति को विरह कहते हैं। जुर, जुर का अर्थ होता है ज्वर, ज्वर यानी बुखार। अपन कहते हैं ना ये ज्वर पीड़ित है यानी बुखार से पीड़ित है, जुर का अर्थ हो गया बुखार। जोरते यानी जोरों से, कि मेरे प्रीतम के घर नहीं आने के कारण ये विरह रूपी जो ज्वर है, विरह रूपी जो बुखार है वो मुझे जोरों से तड़पाने लग गया है। आयो सखी सावन, कि हे सखी सावन का महीना आ गया है। मदन सर सावन, मदन यानी कामदेव, सर सावन यानी जो कामदेव है वो भी सरसता को पूर्ण कर चुका है, अर्थात मैं पूरी तरह से यौवनावस्था में जो है आगमन, जो है मैं यौवनावस्था में आगमन कर चुकी हूँ। लग्यो है बरस सावन, लग्यो है यानी लग गया है, बरसावन यानी बरसाने, सलील यानी पानी, चहु ओरते यानी चारों ओर, अर्थात सावन के महीने में जो सावन का महीना है वो क्या है, चारों ओर पानी बरसाने लग गया है। लग्यो है बरसावन सलील चहु ओरते, सलील यानी पानी, कि जो सावन का महीना है वो चारों ओर पानी बरसाने लग गया है। अगला दोहा देखते हैं। शीत को प्रबल सेनापति को पिचड्यो दल निबल अनल गयो सूर सिय राई के हिम के समीर ते बर से विषमति रही है गरम भौन कौनन में जाय के
धूम नैन बहे लोग आग पर गिर रहे, हे सो लगाए रहे नेक सो लगाए के, मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छारा क्यों पाऊ का छिपाई के। इसमें कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। जब शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी पड़ती है उसका वर्णन किया गया है कि शीत को प्रबल, शीत यानी सर्दी ऋतु में प्रबल यानी पूरी शक्ति के साथ सेनापति, यानी कवि सेनापति कहते हैं, कोपी चढ़ियो दल, कवि सेनापति कहते हैं कि सर्दी ऋतु जो है, सर्द ऋतु है, वो एक सेनापति की तरह उस सर्द ऋतु ने अपने पूरे प्रबल यानी पूरे दल बल के साथ चढ़ाई शुरू कर दी है। यानी कोई सेना जब आक्रमण करती है तो पूरे दल बल के साथ सेनापति किसी दुर्ग पर जैसे चढ़ाई शुरू कर देता है, ठीक उसी प्रकार उस सर्दी ऋतु रूपी सेनापति ने अपने दल बल के साथ चढ़ाई शुरू कर दी है, अर्थात अत्यधिक जो है सर्दी पड़ने लग गई है। निबल अनल, निबल यानी बल यानी ताकत, और आगे नी लग गया, नी मतलब नहीं यानी ताकत नहीं अर्थात कमजोर, अनल यानी आग, निबल अनल की आग जो है वो भी इस भयंकर सर्दी से कमजोर पड़ गई है। और गयो सूर्य सियराई के, गयो यानी गया, सूर्य यानी सूर्य, सियराई के यानी बादलों में जाकर छुप गया है, अर्थात सूर्य जो है वो भी इस भयंकर सर्दी से डर करके बादलों की ओट में जाकर छुप गया है। हिम के समीर, हिम यानी बर्फ, समीर यानी हवा, कि जो बर्फीली हवा, हिम के समीर यानी जो बर्फ के समान ठंडी हवा, तेई वर्ष से विषम तीर, जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तब ऐसा लगता है कि कोई वर्षा यानी वर्षा हो रही है। विषम तीर, विषम यानी तीखे जहरीले, तीर यानी बाण, यानी जब वो बर्फ के समान ठंडी हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो कोई तीखे तीर हमारे शरीर में चुभ रहे हैं। रही है गर्म भवन कोनन में जाई के, कि कवि सेनापति कहते हैं कि जो गर्म अर्थात जो गर्मी है या गर्म हवा है वो भी भवन यानी किसी भवन यानी किसी घर के कोनन में यानी कोने में जाई के यानी जाकर के छुप गई हो, अर्थात अत्यधिक सर्दी से जो कहीं जो गर्म हवा है वह भी डर करके ऐसा लगता है मानो किसी घर के कोने में जाकर छुप गई हो, अर्थात कहीं पर भी गर्मी का एहसास नहीं होता, चारों ओर सर्दी ही सर्दी है। धूम नैन बहे, कि जब उस सर्दी से निजात पाने के लिए लोग जो अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं और उनके चारों ओर बैठ जाते हैं और जो है अपने शरीर के अंग हाथ पैर वगैरह तपाते हैं जिससे वो सर्दी से निजात पा सके, तो उनसे क्या होता है, उस आग से जो धुआं उठता है उस धुएं से धूम नैन बहे, धूम यानी धुएं से, नैन यानी आंखें, बह यानी बह रही है, कि वो धुआं जब आंखों में जाता है तो आंखों से पानी टपकता है, फिर भी लोग आग पर गिरे रहे, फिर भी वो लोग क्या करते हैं उस आग के चारों ओर गिरे हुए रहते हैं, आंखों से पानी बहता है उस धुएं के कारण, फिर भी वो आग से दूर नहीं जाते क्योंकि उनको अत्यधिक सर्दी का एहसास होता है और सर्दी से निजात पाने के लिए वो ऐसा लगता है मानो उस आग पर गिर रहे हो। ही सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं थोड़ी सी आग को लेकर के अपने हृदय में लगा कर रखूं, ही सो यानी हृदय से लगाई रहे यानी लगा कर रहे, नेक यानी थोड़ी सी, सुलगाई के यानी सुलगा कर, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा होती है, इतनी ठंड पड़ती है कि ऐसा सोचता है वह मानो थोड़ी सी आग लेकर मैं अपने हृदय के पास लगा कर रखूं। मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, कवि सेनापति कहते हैं कि जो लोग उस आग के चारों ओर बैठे और अपना हाथ उस आग के ऊपर ऐसे रख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है मानो भीत यानी डरी हुई, जानी यानी जानकर, महासीत ते, महा यानी अत्यधिक, सीत यानी सर्दी, ते यानी से, पसारी यानी फैलाना, पानी यानी हाथ, कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो अत्यधिक सर्दी से ये जो छोटी सी आग जलाई हुई है ये आग कहीं डर नहीं जाए, इसलिए सभी लोग उस आग के ऊपर अपने हाथ रख करके उस आग की उस भयंकर सर्दी से रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि कहीं वो जो आग है लगाई हुई सर्दी से निजात पाने के लिए जो लोगों ने आग लगाई है वो आग भी कहीं उस भयंकर सर्दी से डर नहीं जाए, इसलिए ऐसा लग रहा है इस वो जो लोग जो है उस आग के ऊपर अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, तपाते हुए ऐसे रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि कहीं वो आग भी उस भयंकर सर्दी से डर नहीं जाए, इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उस आग की रक्षा कर रहे हैं। मानो यानी ऐसा लग रहा है, भीत यानी डरी हुई, जानी यानी जानकर, महासीतते यानी अत्यधिक सर्दी से, पसारी यानी फैलाते हैं, पानी यानी हाथ, यानी जब लोग उस आग पर अपने हाथ फैलाते हैं ऐसा लगता है मानो अत्यधिक सर्दी से कहीं यह आग डर नहीं जाए, इसलिए लोग हाथ फैलाकर उस भयंकर सर्दी से उस आग की रक्षा कर रहे हो। छतिया की छारा के पाऊ का छिपाई के, और ऐसा लगता है मानो सभी लोग अपनी छाती की छाया में, छतिया यानी छाती की, सीने की, छा यानी छाया में, रखे यानी
रखते हैं पाउक यानी आग, छिपाई के, पाउक यानी पावक, पावक यानी आग, छिपाई के यानी छुपाकर, कि सभी लोग इस भयंकर सर्दी से निजात पाने के लिए उस आग को अपनी छाती की छाया में छुपाकर रखना चाहते हैं। इस लास्ट वाली पंक्ति जो है, छतिया की छा राख्यो पाउक छिपाई के, इसमें अनुप्रास अलंकार के है, छह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए। और इससे ऊपर वाली जो पंक्ति है, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पने, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो मनहु जानो जनहु ऐसे शब्द आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो भीत जानी, मानो शब्द आ रहा है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये लेसन आपके पूरा, आप इनमें से चारों का हिंदी अनुवाद जरूर लिखें और किसी एक की, चारों में से किसी एक की आप सप्रसंग व्याख्या जरूर करें। 4 पॉइंट होते हैं व्याख्या में, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। पहले संदर्भ लिखें, ऊपर संदर्भ में ये लिखें कि यह कविता किस पाठ से ली गई है, उसका लेखक कौन है। प्रसंग में इसका सारांश एक पंक्ति में जरूर लिखें, और व्याख्या में इसका पूरा हिंदी अनुवाद, और विशेष में कि इसकी भाषा क्या है, इसमें अलंकारों का प्रयोग कौन सा हुआ है, इसकी भाषा कैसी है, वो सब लिखना है। इनकी सेनापति की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और निरंतर अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।